अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले दो लेक्चर 1 एंड 2 स्टडी किए थे इस चैप्टर के, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के। तो आज हम बेसिकली वेव्स को देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स को देखेंगे कि वेव्स बेसिकली क्या हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स क्या हैं। वेव प्रोड्यूस करना बेसिकली कोई इतना मुश्किल नहीं, सिंपल सा काम है। अगर आपके पास हाथ वाला पंखा भी हो, उसे भी अगर आप हवा में रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वेव प्रोड्यूस होती है बेसिकली। या पंखे का चलना ही एग्जांपल आप ले लें, तो यहाँ से बेसिकली क्या होती हैं, वेव प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है वेव की वो कुछ इस तरह है कि द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड इन साइड अ मीडियम इज सेड टू फॉर्म अ वेव। यानी किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी किसी पीरियोडिक टाइम में, पीरियोडिक मतलब ये है कि किसी टाइम में, जैसे अगर आप एक हाथ वाला पंखा ही यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे उसे अगर आप बार बार रोटेट करते रहेंगे तो आपकी वेव जो है प्रोड्यूस होती रहेंगी। इसी तरह जो पंखा होता है वो भी आपको पता है कि एक पीरियोडिक टाइम में बेसिकली क्या करता है, मूव करता रहता है और वेव प्रोड्यूस करता रहता है। होता ये है कि बेसिकली जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें आप किसी भी कह सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक साइड पे धकेल देते हैं तो उससे एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। पंखे से बेसिकली आपको पता है शेप इसी तरह बनाई जाती है, थोड़ा सा पंखा एक साइड से अप होता है, बैक साइड से डाउन होता है। तो जब वो मूव करता है तो सारे एयर के मॉलिक्यूल्स को डाउन साइड पे क्या करता है, धक्का देना शुरू कर देता है। तो सारी जो है आपके मॉलिक्यूल्स एक साइड पे आते हैं तो एक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू पड़ती हैं। ये बेसिकली वेव की डेफिनेशन थी। अब टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं? वेव्स की टाइप दो हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल मैकेनिकल द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यानी ऐसी वेव जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन का मतलब है आगे बढ़ने के लिए या चलने के लिए, मूव करने के लिए बेसिकली किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। यानी जैसे मैंने आपको कहा ना कि पंखा चलता है तो बेसिकली वो एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का दे रहा होता है एक साइड पे। जब वो एक साइड पे सारे एयर के मॉलिक्यूल्स को पास कर देता है तो वहाँ से एयर जो आपकी वेव होती है वो प्रोपोगेशन करती है, प्रोपोगेट करती है बेसिकली एक साइड पे। तो ये मैकेनिकल वेव होती हैं बेसिकली। अब मैकेनिकल वेव्स की हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल जो है आपकी वाटर वेव्स हैं। अब वाटर वेव्स भी आपको पता है जो पानी के ऊपर लहरें बनती हैं वो कैसे बनती हैं कि पानी के एक साइड पे कोई डिस्टर्बेंस, बेसिकली मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है। जैसे अगर आप एक पानी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, रेस्ट की फॉर्म में है, उसमें आप कोई पत्थर डिप कर देते हैं, स्टोन बेसिकली डिप करते हैं, या अपने हैंड से ही क्या करते हैं उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके सरफेस के ऊपर कोई वेव्स बनना शुरू हो पड़ती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके अलावा आप स्ट्रिंग की एग्जांपल ले सकते हैं। स्ट्रिंग को बेसिकली जो आप घुमाते हैं तो वो भी बेसिकली आपकी एक मैकेनिकल वेव्स की ही एग्जांपल होती है। फर्दर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूशनल वेव बेसिकली क्या होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, आगे एक ट्रांसवर्स वेव भी आएंगी। अब इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेव्स को फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोनों होती बेसिकली मैकेनिकल वेव्स हैं लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब लॉन्गिट्यूशनल वेव में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूशनल और कंप्रेशनल वेव। कंप्रेस का मतलब बेसिकली आपको पता है कि स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करेंगे, दबाना बेसिकली, या आपका कोई भी सॉफ्ट बॉल हो, रबर बॉल या रेज़र वगैरह कर लें उसे जो आप कंप्रेस करते हैं, तो इसलिए इसके दो नाम हैं, लॉन्गिट्यूशनल और कंप्रेस वेव। बेसिकली इसमें और ट्रांसवर्स वेव में फ़र्क ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आपकी ऑक्सीलेशन होती है वो अलोंग होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही होती है, जो आपका मीडियम होता है या जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी आपने सिस्टम यूज़ किया है उसकी डायरेक्शन भी वेव की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। नीचे डायग्राम से आपको ये चीज़ बेहतर समझ आएगी। अच्छा देखें, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपने रखा हुआ है, एक स्पोर्ट के साथ उसे आपने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब आपने मूवमेंट ऑफ हैंड का मतलब ये कि यहाँ से आपने हाथ से स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचा या कंप्रेस किया बेसिकली। तो वह आपको पता है जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट पे ऊपर एरो नज़र भी आ रहा है, वो आपका और जो आपकी वेव की डायरेक्शन होगी दोनों क्या होंगी, सेम होगी। यानी वेव भी इसी डायरेक्शन पे मूव करेगी जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट का एरो है, चाहे आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो या चाहे आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हो, यानी उसे आपने प्रेस किया हो या खींचा हो अपनी तरफ।
दोनों कंडीशन में उसकी डिस्प्लेसमेंट भी स्प्रिंग की अलोंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो ऐसी जो वेव्स होती हैं उसे आप लॉन्गिट्यूशनल वेव्स कहते हैं। दूसरी है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो आपकी ऑक्सीलेशन हो रही होती है, डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन बेसिकली जैसे नीचे आपको स्ट्रिंग दिखाया गया है, तो इसमें देखें जो स्ट्रिंग है इसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन हो रही है जिसकी वजह से क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है बेसिकली। लेकिन जो आपका वेव की डायरेक्शन है वो आपकी साइड पर है, यानी जहाँ पे आपकी स्पॉट है बेसिकली उस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, लेकिन जो आपका ये ऑक्सीलेशन हो रही है स्प्रिंग की ये अप और डाउन हो रही है बेसिकली। वेव की मूवमेंट का एरो आपको नज़र भी आ रहा है। सपोर्ट की साइड है जहाँ पे आपने स्प्रिंग को बांधा हुआ है या हैंड मूवमेंट ऑफ हैंड की तरफ है, जबकि जो आपका ये ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन है बेसिकली जो आपका मटेरियल है स्प्रिंग इसकी डायरेक्शन अप और डाउन है, या ये जो आपका स्ट्रिंग है बेसिकली अप एंड डाउन है। यानी जो ऑक्सीलेशन है डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन वो और जो आपकी वेव की प्रोपगेशन है दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 90 के एंगल पर है। तो ऐसी वेव्स को आप क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। अब जो आपकी लॉन्गिट्यूशनल वेव्स थी उनकी कुछ एग्जांपल आपको याद रखनी होगी। उसमें है साउंड वेव। साउंड वेव भी बेसिकली इस तरह मूव करती हैं कि जब आप बोलते हैं या कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है बेसिकली जो आपको सुनाई दे रही होती है, अब वो अलोंग एक्स एक्सिस ही समझ लें मूव कर रही होती है कि फ़र्ज़ करें आप एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट लेकर बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ जब आप बोलेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी और वेव भी उसी डायरेक्शन पे जाएगी। यानी आपके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जब आप बोलेंगे तो वो कंप्रेस हो जाते हैं और जब आपकी आवाज़ जो है वहाँ से पास हो जाती है तो अगेन मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो के अपनी असल कंडीशन पे वापस आ जाते हैं। तो साउंड वेव को बेसिकली आप लॉन्गिट्यूशनल वेव्स की एग्जांपल में लेंगे और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए आप जो है एग्जांपल ले लेंगे लाइट की। लाइट जो है बेसिकली आपकी जो मूव करती है वो इसी तरह करती है कि वेव जो है एक डायरेक्शन पे जा रही होती है और जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ये आपकी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। इसके अलावा वाटर वेव्स का भी यही है कि जब आप देखें डिप करते हैं स्टोन को या किसी भी चीज़ को अपने हैंड को ही पानी में तो वेव जो है आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देखते हैं मूव करते हैं, यानी एक कर्व की फॉर्म में वेव बनती है। वेव जहाँ आगे की तरफ रही होती है लेकिन जो आपकी ऑक्सीलेशन हो रही होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है। इसकी डायग्राम नीचे आएगी, वहाँ आपको फर्दर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने टाइप देखी थी वेव की वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होती हैं आपकी? ये कॉम्बिनेशन होती है, आपने याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की। जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलते हैं तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। द वेव विच नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी वेव जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े तो इस वेव्स को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। मीडियम का मतलब ये है कि जैसे हम अर्थ पे हैं तो यहाँ आपको पता है ग्रेविटी है जो हर चीज़ को नीचे की तरफ पुल डाउन कर रही है, तो इसके अंदर हम रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, यानी ग्रेविटी के अंदर हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम है बेसिकली। तो ऊपर जो हमने मैकेनिकल वेव पढ़ी थी उसे मीडियम रिक्वायर्ड था चलने के लिए, मूव करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन्हें बेसिकली किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये खला में भी स्पेस में भी क्या कर सकती हैं? प्रोपोगेट कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स को बेसिकली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये इनकी एक रफली डायग्राम है। इसमें जो ब्लैक साइड है वाई एक्सिस के अलोंग वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपोगेट करिए वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब जाके आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इसमें देखिए डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आपको दिखाई गई है जो हो रही है, दोनों जो है एक दूसरे के 90 के एंगल पे होती हैं फील्ड, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिकल भी, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जनरेट होती हैं। इसकी क्लियर डायग्राम यहाँ नीचे आप देख लें, यहाँ आपको ये नज़र आ रही है। ब्लू कलर में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड नज़र आ रही है ई, और रेड कलर में आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है, और दोनों की कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। फर्दर आप क्लासेस में ये चीज़ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव्स होती हैं कैसे जनरेट होती हैं। इनकी एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी लाइट है ये भी बेसिकली
समझ यही समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही मूव करती है, क्योंकि जो आपको पता है सूरज से जब आती है रोशनी आप तक, तो वहाँ तो पहले स्पेस से वो गुजर के आती है, फिर वो दुनिया तक पहुँचती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप ये चीज़ें एग्जांपल ले सकते हैं लाइट वेव्स की, रेडियो एंड टीवी वेव्स की, एक्सरे वगैरह, ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यानी जो आपका टीवी का सिस्टम, रेडियो का सिस्टम या मोबाइल का सारा सिस्टम जो चलता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही मूव करता है। सैटेलाइट से जो भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट आपकी दो एक्टिविटी हैं, वेव प्रोड्यूस बाय डिपिंग अ पेंसिल इन अ वाटर टब, और दूसरी आपकी एक्टिविटी थी वेव प्रोड्यूस इन अ रॉप, यानी रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की होती है, शेप किस तरह की होती है, वो लॉन्गिट्यूशनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, वो हमने देखना है। और दूसरा जो पानी का टब है उसमें अगर आप कोई रॉड, पेंसिल या स्टोन वगैरह डिप करते हैं तो उसमें जो वेव जनरेट होंगी उससे आपने देखना है कि वो कौन सी वेव्स होंगी और किस तरह प्रोड्यूस होंगी। इसे आप डायग्राम से समझ लें। यहाँ देखें, आपको एक नज़र आ रहा है पानी का टब, इसमें अगर आप एक पेंसिल डिप करते हैं तो देखें इस तरह की एक वेव बनती है। इसमें मैंने आपको यही समझाया था कि आप देखें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, जबकि जो आपकी वेव है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, जिसे आप राइट साइड पे ले लें या लेफ़्ट साइड पे ले लें। यानी वेव की डायरेक्शन और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से तो हमें पहली बात ये चीज़ पता चली, प्रैक्टिकल प्रूव हुआ कि ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूशनल में यही कहा था कि उसमें जो ऑक्सीलेशन होती है, ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन और जो आपकी वेव की प्रोपगेशन होती हैं दोनों पैरेलल होती हैं, यानी अलोंग होती हैं, एक दूसरे के साथ ही मतलब जा रही होती हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, दोनों परपेंडिकुलर होते थे। अब यहाँ पे आपको दिखाया ये जा रहा है कि अगर आप एक बार पेंसिल डिप करते हैं तो एक वेव जनरेट होगी, और पीरियोडिकली यानी कुछ टाइम के बाद आप डिप करते रहेंगे तो एक के बाद एक वेव जनरेट होती रहेगी। अब आगे देखें, आपने एक कॉर्क रखा हुआ है, एक समझ लें कोई रुकावट आपने रख दी पानी में, या पानी में समझ लें एक पत्थर था पहले से ही, तो जो पहले से पीछे से वेव जो आपने जनरेट की, जब वो इससे टकराएगी तो आप देखेंगे कि वो अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दो हिस्सों में कैसे डिवाइड होगी कि जैसे वेव इस पत्थर से आगे टकराएगी तो उसकी जो नेट फोर्स होगी, यानी जो एनर्जी लेकर आई थी सारी यहाँ पे उसकी लूज़ हो जाएगी, और इससे टकराते ही कि एक और वेव जो है जनरेट हो जाएगी, यानी एक वेव आगे दो वेव्स में डिवाइड हो जाएगी। और फर्दर आगे आपने कोई चीज़ रखी हो पानी में तो अगेन उससे टकरा के वो जो दो वेव्स थी वो फर्दर हिस्सों में डिवाइड होती जाएंगी। सेकेंड एक्टिविटी आपकी क्या है, रॉप की। अब रॉप में बेसिकली ये है कि आप रॉप के एक हिस्से को, रस्सी को एक स्पॉट से क्या कर दें, बांध दें, और एक साइड आप अपने हाथ से उसे क्या करें, शेक करें, बेसिकली उसे मूव करें। तो अब आप देखेंगे कि एक वेव बनना शुरू होगी। अगर आप अप साइड करते हैं तो देखें पहले क्रस्ट आएगा जो ऊपर की साइड वेव को लेकर जाना शुरू करेगा, यानी रॉक को एक डिस्टर्बेंस मिलेगी ऊपर की साइड, वो ऊपर की साइड से होते होते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। अब ये तो अगेन देखें, ये आप एंड तक पहुंच के वापस वहाँ से टकरा के रॉक पे जो आपने एनर्जी दी थी वो स्पॉट से टकरा के वापस बैक आ जाएगी आपकी साइड पे ही। ये आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं घर पे। तो आप देखते हैं जो आप यहाँ पे एनर्जी देते हैं एक बार, रॉप जब जहाँ पे आपने बांध रखी है रस्सी की साइड वहाँ से टकरा के वापस आएगी, और वही एनर्जी आपको दोबारा वापस हाथ पे एक झटके की सूरत में मिलेगी। तो देखें इस पर एक क्रस्ट बनेगा, और जब ये डाउन साइड से आएगा तो वहाँ पे ट्रफ बनेगा, जो यहाँ पे शो हो नहीं रहा, एरो की मदद से बेसिकली आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है जो ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन है, बेसिकली जो रॉप है वो देखें वाई एक्सिस की अलोंग मूव कर रही है, और जो आपकी वेव की प्रोपगेशन है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। जैसे आपको एरो में पी दिखाया गया है, तो एरो जो आपको नज़र आ रहा है पी के पीछे, इस एरो को एक्स एक्सिस अगर आप कंसीडर करें और इसी के परपेंडिकुलर ऊपर वाली साइड पे आप वाई एक्सिस कंसीडर करें, तो अब आप देख रहे हैं कि वेव की प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, जबकि ऑक्सीलेशन जो हो रही है, ऑक्सीलेशन की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ से भी आपको पता चला कि ये जो आपकी वेव है ये भी क्या है, ट्रांसवर्स है। मैकेनिकल वेव्स की बेसिकली आपने दो ही डेफिनेशन, दो ही आगे करेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं, एक आपने लॉन्गिट्यूशनल पढ़ी है, दूसरी आपने। तो ये था हमारा टॉपिक वेव एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेव। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।